हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री का कर रहे हैं, रसायन विज्ञान का, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का हो या फिर अन्य किसी जनरल कंपटीशन में जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। जनरल में जैसे कि जो BSSC ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल या फिर बिहार दरोगा या अन्य स्टेट में भी जो SI के एग्ज़ाम होते हैं या फिर BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम होंगे, TRE 4 या फिर अन्य स्टेट में भी जो शिक्षक के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी जहां सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रसायन विज्ञान से PYQ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो कौन सा है? फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व तो सिल्वर ब्रोमाइड है। बी आंसर हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही होंगे? तो आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं, तो ये सही है। आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं, सही है। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, ये गलत है। तो पहला सही हो गया, केवल एक सही, तो ए आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आयनी यौगिक विद्युत अपघट्य होते हैं जो जल में डालने पर अपने धनायन एवं ऋणायन में टूट जाते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विघटित नहीं होते हैं क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं, अतः ये अल्कोहल में अविलेय होते हैं, जैसे NaCl, KCl। ठोस अवस्था में आयनी यौगिकों में मुक्त या गतिशील इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से विद्युत का चालन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? तो इनमें से सबसे अधिक श्यान अल्कोहल, पानी, शहद, गैसोलीन, तो शहद इनमें सबसे अधिक श्यान है। ध्यान रखेंगे, निम्न में से कौन सबसे अधिक श्यान है? तो शहद है, सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसको काफी बार रिपीट होता है। श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक श्यान शहद है, सी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बनिक रसायन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। कार्बनिक रसायन से संबंधित, हाइड्रोकार्बन से संबंधित देखेंगे। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? तो अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? तो मीथेन, उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड, उसके बाद नाइट्राइल और उसके बाद एमिनो अम्ल, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों स्टिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन में निम्न रसायनों के प्रादुर्भाव का सही क्रम मीथेन, उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड, उसके बाद
नाइट्राइल और उसके बाद एमिनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। ठीक है, सी आंसर होगा। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व जो है कार्बन है, सी आंसर होगा। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कार्बन है, बी आंसर होगा। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कार्बन है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है। क्या क्या? तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, बी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं वे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है, ए आंसर हो जाएगा। हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है, ए आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों का बढ़ता अनुक्रम मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रसायन आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, सी आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो रासायनिक आयुध के रूप में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड है। ठीक है, मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड है। यह एक जहरीली गैस है। यह खुली त्वचा पर फफोले डाल सकती है। शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर एक रंगहीन गाढ़ा चिपचिपा द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक युद्ध में किया जाता है मस्टर्ड गैस का प्रयोग। ठीक है, रासायनिक युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, ए आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन का प्रयोग होता है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन, ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। ध्यान रखेंगे इसको कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछा जाता है, रिपीट काफी बार होता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड
इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसको। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। यह काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। ठीक है, मीथेन का प्रयोग किस किस में? तो यह काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती हैं। इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है जो छपाई के काम में आता है। डिटेल्स ध्यान रखेंगे। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, तो धान की खेत में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो धान का खेत है। बी आंसर हो जाएगा। धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं और धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। ये ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस सूची को पहले सूची को दूसरे से मिलान करना है, तो इनमें से कौन से सुमेलित है? ठीक है, इनमें से सही सुमेलन का चयन करना है। तो बायोगैस कीटनाशी है? नहीं, ये गलत हो गया। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, ये हृदय विकार जांच करता है ईसीजी से, हृदय विकार, ये सही है। ठीक है, ये सही हो गया। और डीडीटी, गोबर, नहीं, ये गलत हो गया। और निकोटीन, तंबाकू में निकोटीन होता है, तो दूसरा और चौथा सही हो गया। दूसरा और चौथा सही हो गया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मतलब ईसीजी हृदय विकार जांच करता है और निकोटीन तंबाकू में होता है, तो दूसरा और चौथा सही हो गया। तो डी आंसर हो जाएगा। देखिए, दूसरा और चौथा सही, डी आंसर हो गया। देखिए, बायोगैस संयंत्रों द्वारा गांवों में प्रकाश एवं भोजन पकाने वाली गैस की व्यवस्था होती है। बायोगैस संयंत्रों द्वारा गांवों में प्रकाश एवं भोजन पकाने वाली गैसों की व्यवस्था होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हृदय विकार का पता लगाया जाता है। और डीडीटी एक कीटनाशक है। ठीक है, डीडीटी क्या है? एक कीटनाशक है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए? तो निकेल का प्रयोग किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो निकेल क्या किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण का अभिप्राय असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिकों के प्राप्त करने से है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए सामान्यतः निकेल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो फल पकाने में इथेफॉन जो है सहायता करता है। ठीक है, इथेफॉन, एट्राजीन, आइसोप्रोटीन
टूरॉन, मेलेथियान। तो इथेफॉन है जो रसायन फल पकाने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है फल पकाने में सहायता करता है? तो इथेफॉन है, ये आंसर हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इथेफॉन रसायन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो फल पकाने के लिए इनमें से कौन सा? तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड और पोटेशियम क्लोराइड। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कैल्शियम कार्बाइड का, कार्बाइड ध्यान होगा आपको, कैल्शियम कार्बाइड का फल पकाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। देखिए, फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Ca2C होता है। यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है ये कैल्शियम कार्बाइड, जो कि फल को पकाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन फलों के पकाने में बढ़ावा देता है? तो कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो एथिलीन है। ठीक है, एथिलीन फलों को पकाने में बढ़ावा देता है, मतलब फल को पकाता है तो एथिलीन पकाता है। निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? तो एथिलीन। डी आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से एथिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का मिश्रण सर्वाधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है इनमें से? ठीक है, ये चुनना है। तो वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग होता है एसिटिलीन का। तो अभी आपने देखा था कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग में। ठीक है, तो वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है एसिटिलीन का, सही है। और यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है, तो ये भी सही है। और सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है, तो ये गलत है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है, तो ऐसा नहीं है। तीसरा गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। एसिटिलीन को एथीन C2H2 भी कहते हैं। एसिटिलीन को एथीन C2H2 भी कहते हैं। इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसके द्वारा क्लोरो ईथेन का निर्माण किया जाता है, जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर एसिटिलीन की सुगमता से प्राप्ति होती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर, सिलिकॉन कार्बाइड नहीं। ठीक है, यहाँ सिलिकॉन कार्बाइड दिया था। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसके सुगमता, तो गलत हो गया था। कैल्शियम कार्बाइड और पानी की मिश्रण कर एसिटिलीन की सुगमता से प्राप्ति होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फुलरेंस फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, ये गलत है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है। शुष्क बर्फ को ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ये।
केरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। केरोटीन, ये भी सही है कि केरोटीन क्या होता है कि मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और मस्टर्ड गैस क्या है, तो रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। तो यही से ये भी सही है। ठीक है, केरोटीन ध्यान रखेंगे, जो नाखून या फिर ऊपरी त्वचा में कुछ जो पाया जाता है प्रोटीन, वो बाहरी परत में पाया जाने वाला केरोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। ये बी, सी और डी सही है, लेकिन ये गलत है। फुलरेंस फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये गलत है। ठीक है, तो ये ही आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछ रहा था। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। शुष्क बर्फ ड्राई आइस का निर्माण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है। निर्माण में यह प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तरल तत्पश्चात ठोस में परिवर्तित करके की जाती है, जबकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्ध्वपातन तरल में न होकर सीधे गैस में हो जाता है। मस्टर्ड गैस को शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्राणघातक रसायन से त्वचा, आँख के अतिरिक्त फेफड़े एवं डीएनए कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। प्रयोग के 1 से 6 घंटे बाद इसके लक्षण दृष्टिगत होने लगते हैं। और टेफ्लॉन क्या है, तो टेफ्लॉन पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन का व्यापारिक नाम है। टेफ्लॉन क्या है, तो पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन का व्यापारिक नाम है। इसे 1944 में रजिस्टर्ड कराया गया था। यह संश्लेषित फ्लोरोपॉलीमर है। यह संश्लेषित फ्लोरोपॉलीमर है जिसमें फ्लोरीन के अणु मिले रहते हैं। अतः टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। टेफ्लॉन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरीन के बारे में। तो फ्लोरीन कार्बन परिवार का अपरूप है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं। इसे C60 से व्यक्त किया जाता है। फ्लोरीन की खोज राइस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने 1985 में की थी। वैज्ञानिक रिचर्ड बकमिंस्टर फूलर के नाम पर कार्बन के इस अपरूप का नाम फ्लोरीन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है। फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये गलत हो गया। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव, ये भी सही है। और टेफ्लॉन क्या है, फ्लोरीन युक्त बहुलक है। टेफ्लॉन क्या है, तो फ्लोरीन युक्त बहुलक है टेफ्लॉन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टेफ्लॉन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक है। ध्यान रखेंगे इसको, टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है, लेकिन फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है। ये गलत हो गया, ये डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। ठीक है, 3 पाई बंद होते हैं इसमें, 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है कि बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबद्ध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। ठीक है, 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, बार बार रिपीट होता है। एल्कोहल के बारे में देखते हैं। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो पीने के अयोग्य कैसे बनता है,
तो मेथनॉल एवं पेरिडीन मिलाकर, मेथनॉल एवं पेरिडीन मिलाकर बी आंसर हो जाएगा। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बना जाता है, तो मेथनॉल और पेरिडीन को मिलाने से वो पीने के अयोग्य बन जाता है, बी आंसर हो जाएगा। एथिल अल्कोहल में मेथनॉल एवं पेरिडीन मिला देने से जहर बन जाता है और इसको पीने से पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ कौन सा है? तो वो है मेथिल अल्कोहल। ठीक है, जो मेथिल मिल जाता है अल्कोहल में तो जहरीला हो जाता है, वही है, अंधता भी आ जाती है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ कौन सा है? तो मेथिल अल्कोहल ही है, डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। मेथिल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो कि जल में हर अनुपात में घुलनशील है। यह शराब की भांति तीखी, अप्रिय गंध तथा तीव्र स्वाद वाला विषैला होता है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं? तो वुड स्पिरिट मेथिल अल्कोहल को ही कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वुड स्पिरिट मेथिल अल्कोहल को कहते हैं, ए आंसर हो जाएगा। मेथनॉल या मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन से, ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनी गन्ने की शर्करा जिसका आणविक सूत्र C12H22O11 है, किण्वन से एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बने गन्ने की शर्करा जिसका आणविक सूत्र C12H22O11 है के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल या एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। सीरा मोलासेस किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो वो है अल्कोहल के उत्पादन के लिए। सीरा से क्या बनता है? तो अल्कोहल बनता है, शराब बनता है। ठीक है, सीरा मोलासेस के उत्पादन के लिए सीरा या मोलासेस किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो अल्कोहल के उत्पादन के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। अल्कोहल के उत्पादन के लिए सी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और अच्छे से समझ आएगा। शराब एक अल्कोहलीय पेय है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से बनाई जाती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। बियर, शैंपेन, साइडर, पोर्ट एवं शेरी, विस्की, ब्रांडी, रम, जीन आदि कुछ प्रमुख शराब हैं। बियर में अल्कोहल की मात्रा सबसे कम तथा रम में सबसे ज़्यादा होती है। नीचे कुछ प्रमुख शराब के नाम एवं उनके कच्चे माल के नाम दिए गए हैं। तो रम में क्या क्या होता है? रम में अल्कोहलिक प्रतिशत क्या है और कच्चा माल क्या है, ये देखते हैं। रम है तो रम में अल्कोहलिक प्रतिशत कितना? तो 45 से 55% तक रम में अल्कोहल होता है। और ये कच्चा माल इसके लिए तो रम सीरा से बनता है। ठीक है, और ब्रांडी में 40 से 50% तक अल्कोहल का प्रतिशत है और ये ब्रांडी अंगूर से बनता है। और विस्की में 40 से 50% तक अल्कोहल होता है और ये विस्की जो है जौ से बनता है। और बियर में 3 से 6% तक अल्कोहल प्रतिशत है। अल्कोहल 3 से 6% बियर में और जौ से बनता है ये बियर। और शैंपेन में 10 से 15% तक अल्कोहल का प्रतिशत है और ये शैंपेन जो है अंगूर से बनता है। और साइडर इसमें 2 से 6% तक अल्कोहल का प्रतिशत है और ये सेव से बनता है। ठीक है, अब बहुलक से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। बहुलक से भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं बार बार।
ये प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है, तो आइसोप्रीन है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणु भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक पॉलीमर कहा जाता है। आइसोप्रीन आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आइसोप्रीन एक रंगीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। आइसोप्रीन एक रंगीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। सी आंसर होगा। ये रिपीट काफी होता है तो इसको ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH2 इक्वल टू CH3CH इक्वल टू CH2 है। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। सी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो प्राकृतिक बहुलक इनमें कौन सा नहीं है, तो ऊन, रेशम, चमड़ा, नाइलॉन। तो नाइलॉन जो है इनमें प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ध्यान रखेंगे कि नाइलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ठीक है, ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक है, परंतु नाइलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन बहुलक नहीं पूछ रहा है, तो घी जो है बहुलक नहीं है। स्टार्च बहुलक है, प्रोटीन बहुलक है, रुई या कपास बहुलक है, लेकिन घी जो है बहुलक नहीं है। घी बहुलक नहीं है, जबकि अन्य सभी बहुलक हैं इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। पॉलीथीन के संश्लेषण में तो पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा, ठीक है, पॉलीथीन जो है एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है, अतः पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। तो इनमें से एथिलीन कोई भी नहीं दिया गया है, तो इनमें से स्टार्स बन जाएगा कि स्टार बना देंगे, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक होता है। ध्यान रखेंगे, पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है, अतः पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। ध्यान रखेंगे इसको। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो प्लास्टिक से पॉली नाइट्रोजन, पॉली हाइड्रोजन, पॉली क्लोरीन, पॉली एथिलीन गैस उत्पन्न होती है। प्लास्टिक से पॉली एथिलीन, ठीक है, पॉली एथिलीन गैस उत्पन्न होती है। ध्यान रखेंगे इसको। डी आंसर होगा। प्लास्टिक से पॉली एथिलीन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है, तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे इसको, काफी बार पूछा जाता है कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है किसका, तो पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पैराफेनिलीन, टेरेफ्थोलेमाइड, पॉलीएमाइड, ठीक है, पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है, इसका ब्रांड नाम केवलर है। ठीक है, ये एक क्या है, तो सिंथेटिक फाइबर है, इसका ब्रांड नाम केवलर है, पॉलीएमाइड। ठीक है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। पैराफेनिलीन टेरेफ्थोलेमाइड, इसको पॉलीएमाइड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसका जो बहुलक का प्रयोग होता है ये पॉलीएमाइड का, और यह एक सिंथेटिक फाइबर है, इसका ब्रांड नाम केवलर है। ध्यान रखेंगे इसको, काफी बार रिपीट होता है।
बुलेट प्रूफ पदार्थ बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीएमाइड का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीएमाइड का प्रयोग होता है, बी आंसर होगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ निर्माण में पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में ये पॉलीकार्बोनेट का उपयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? तो रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा, लैमिनेटेड या पटलित कांच। तो लैमिनेटेड कांच या पटलित कांच का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? तो लैमिनेटेड या पटलित कांच का उपयोग किया जाता है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो केवलर का उपयोग होता है। ठीक है, केवलर का। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का? तो केवलर का उपयोग किया जाता है, सी आंसर होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलर नामक बहुलक का प्रयोग होता है। केवलर एक सिंथेटिक फाइबर है। यह पॉली पैराफेनिलीन टेरेफ्थोलेमाइड, ठीक है, पॉली पैराफेनिलीन टेरेफ्थोलेमाइड का ट्रेडमार्क नाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है वो चुनना है। तो टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन क्या है? बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। और पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, तो सही है। और प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, नहीं, प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन ये नहीं, चौथा गलत हो गया। 1, 2, 3 सही है, ध्यान रखेंगे इसको। 1, 2 और 3 सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, जो रबर के वृक्ष से लैटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को संश्लिष्ट रबर कहा जाता है। संश्लिष्ट रबर सिंथेटिक रबर के उदाहरण हैं। तो पॉलीएस्टाइरीन, ड्यूप्रीन रबर और नियोप्रीन रबर और थायोकॉल रबर। पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक के उदाहरण हैं। पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक के उदाहरण है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन जो है पॉलीएथिलीन का बहुलक है। ठीक है, ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वो कौन सा है? तो टेफ्लॉन है। ठीक है, न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है बर्तनों में, टेफ्लॉन का, बी आंसर हो जाएगा। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वो है टेफ्लॉन, बी आंसर हो जाएगा। देखिए, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिल पीटीईई को आमतौर पर टेफ्लॉन नाम से जाना जाता है। पीटीएफई एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है एवं इसका गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। किसका? तो टेफ्लॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? तो टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है, ये आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, इसको काफ़ी रिपीट किया जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी या जनरल में भी पूछे जा सकते हैं। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो है फ्लोरोकार्बन है, ये आंसर होगा। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन है, ये आंसर होगा। टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य आवश्यक ये बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए अन्य ऑक्साइड इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये सब बर्तनों को चमकीला बनाने में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन जिंक ऑक्साइड होगा, डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो इनमें से पॉलीमर नहीं है तो नाइलॉन है, टेफ्लॉन भी है, कैप्रोलेक्टम नहीं है और पॉलीस्टायरीन, नाइलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन ये सब पॉलीमर हैं, लेकिन नहीं पूछ रहा है। तो कैप्रोलेक्टम जो है पॉलीमर नहीं है। ध्यान रखेंगे कि पॉलीमर नहीं है इनमें से, तो कैप्रोलेक्टम पॉलीमर नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखिए, कैप्रोलेक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH2 5CONH होता है। यह नाइलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह नाइलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो फिनॉल का प्रयोग बेकेलाइट के में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो किसके निर्माण में फिनॉल का? तो बेकेलाइट के निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेकेलाइट के निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। वर्ष 1907 में लियो बैकलैंड ने फिनॉल और फॉर्मएल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। ठीक है, कार्बनिक अम्ल से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। कार्बनिक अम्ल से संबंधित, ठीक है, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्बनिक अम्ल से संबंधित। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। तो फॉर्मिक एसिड जो है एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, सही है। और फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो फॉर्मिक एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड है, दोनों सही है। कारण और कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो बी आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, सही है। और फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। तो बी आंसर होगा। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर का स्पष्टीकरण सही नहीं है। किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इसको। कथन कारण के भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते रहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों मसल्स में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, इसी कारण से थकान अनुभव होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लैक्टिक एसिड का संचय, डी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों मसल्स में लैक्टिक एसिड लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित न होकर लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान से राहत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? तो लैक्टिक एसिड का जब
एकत्रीकरण होता है। किस द्रव के एकत्रित होने से? तो लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने से मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। ध्यान रखेंगे, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी बार पूछा जाता है ये भी वाला क्वेश्चन। मांसपेशियों में किस अम्ल की एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड के जब एकत्रित हो जाता है तो थकान महसूस होता है। ठीक है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से? तो लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने से थकान महसूस होती है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू जो खट्टा होता है इसमें साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो इसमें साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति होती है, इस कारण से। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइट्रिक अम्ल के कारण डी आंसर होगा। देखिए, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, जबकि टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ये सब भी पूछा जाता है, तो डिटेल्स भी देखते चलेंगे। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। काफी बार पूछा जाता है, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैक्टिक, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो लैक्टिक अम्ल किस में होता है? तो लैक्टिक अम्ल आपको पता है कि दूध में होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। और एसिटिक अम्ल किस में होता है? तो एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में होता है। अभी आपने देखा था, एसिटिक अम्ल सिरके में होता है और साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। ये आप लोग को पता है कि साइट्रिक अम्ल नींबू में और ब्यूटायरिक अम्ल किस में? तो दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। डी का दूसरा हो जाएगा, ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो डी आंसर हो गया। देखिए एक बार फिर से, दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल और नींबू में साइट्रिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है? ठीक है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल, नींबू में एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। माल्टोज, माल्ट, ये भी सही है। और एसिटिक अम्ल दही में नहीं, एसिटिक अम्ल दही में नहीं होता है, सिरके में होता है ना। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी, ये सही है। तो सी आंसर हो जाएगा, यही सही नहीं है, एसिटिक अम्ल दही में नहीं होता है। देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी ताजी सब्जियों एवं साइट्रस फलों जैसे नींबू में पाया जाता है। माल्टोस माल्ट में उपस्थित होता है। किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर से उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने से प्राप्त उत्पाद को माल्ट कहते हैं। दही में एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल होता है। दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। ध्यान रखेंगे, ये सब काफी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, अचार में क्या होगा? तो अचार में जो होगा एसिटिक अम्ल होगा। अचार में एसिटिक अम्ल होता है। और खट्टा दूध में क्या होगा? तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल ही होता है, तो खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। और सेब में क्या होता है? तो सेब में मैलिक अम्ल। ध्यान रखेंगे, सेब में मैलिक अम्ल। और शीतल पेय या सोडा वाटर में क्या होता है? तो शीतल पेय या सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। डी का पहला होगा। ठीक है, शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। डी का पहला होगा। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए, अचार में क्या होगा? एसिटिक अम्ल होगा अचार में। खट्टा दूध में क्या होगा? लैक्टिक अम्ल होगा। सेब में मैलिक अम्ल। और शीतल पेय और सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? तो टार्टेरिक अम्ल है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल जो है टार्टेरिक अम्ल है। डी आंसर होगा, टार्टेरिक अम्ल अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। किसका? तो ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। इसको ध्यान में रखते चलेंगे क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल का ही किया जाता है। सी आंसर होगा, टार्टरिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? तो सिरका जो है एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? तो एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। एसिटिक अम्ल CH3COOH या एथेनोइक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो सिरके के खट्टे स्वाद तथा तीखी गंध के लिए उत्तरदायी है। सिरके के भौतिक एवं रासायनिक गुणों से इस बात की पुष्टि होती है कि वह एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। इसका निर्माण एथेनॉल के किण्वन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। डी आंसर हो जाएगा, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। किसी भी शर्करा युक्त विलयन के मदिराकरण के अनंतर अम्लीय किण्वन से सिरका प्राप्त होता है। सिरके में मुख्यतः एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये विस्फोटक पदार्थ से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। विस्फोटक पदार्थ से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ से संबंधित निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है? तो मीथेन और वायु का। ठीक है, इसी से विस्फोट होता है खानों में। जैसे कोयला का खान वगैरह होता है ना, वहाँ पे मीथेन और वायु के कारण वहाँ पे विस्फोट हो जाता है। ठीक है, मिश्रण से। निम्नलिखित युगों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है? तो मीथेन एवं वायु। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। खानों में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। इन्हीं में वायु की मात्रा मिश्रित होकर विस्फोटक का कारण बनती है। वायु के साथ 5.15 मीथेन की मात्रा विस्फोटक होती है। वायु में 12.5 से 74% कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति विस्फोटक होती है। वायु में 4 से 75% तक कार्बन एवं हाइड्रोजन का मिश्रण कर विस्फोट कराया जा सकता है। स्पष्ट है कि प्रश्नगत विकल्पों में खानों में अधिकतर मीथेन एवं वायु का मिश्रण विस्फोट का कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
वायु के साथ 5.15% मीथेन की मात्रा विस्फोटक होती है। ध्यान रखेंगे इसको। खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? तो मीथेन के साथ वायु मिलने से होता है। इसको ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछे जाते हैं। खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? तो मीथेन एवं वायु के मिलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो इसमें से विस्फोटक नहीं पूछ रहा है, तो ट्राई नाइट्रो टॉल्यून TNT ये तो है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये भी है, साइक्लो ट्राई मेथिलीन, ट्राई नाइट्रेमीन, RDX ये भी है, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन से पूर्व मरीज को बेहोश करने में किया जाता है। अन्य प्रश्नगत विकल्प विस्फोटक पदार्थ हैं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक विस्फोटक नहीं है, तो कौन विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक नहीं है, ये निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको, काफी बार पूछा जाता है। लेकिन TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये विस्फोटक है, TNT ये भी विस्फोटक है, और पोटेशियम क्लोरेट ये भी विस्फोटक है, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अस्पतालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो नोबेल तेल किसका नाम है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ना, TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन नोबेल तेल है। ठीक है, ये विस्फोटक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG एक विस्फोटक द्रव्य है, इसे नोबेल तेल भी कहा जाता है। रासायनिक रूप से यह एक कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इनमें से RDX जो है एक विस्फोटक है, DDT एक रोगाणुनाशक है। कौन सा सत्य है? DDT रोगाणुनाशक थोड़ी ना, कीटनाशक है ना। TNT कीटनाशक है नहीं, TNT तो विस्फोटक है ना। और LSD एक विषाणुनाशक है नहीं। RDX एक विस्फोटक है, C आंसर हो जाएगा। देखिए, RDX रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव एक अति विस्फोटक ठोस होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र C3H6N6O6 होता है। RDX वास्तव में साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राई नाइट्राई ये RDX वास्तव में साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राई नाइट्राइएमीन है। इसे अन्य कई नामों जैसे कि साइक्लोनाइट हेक्सोजन एवं T4 से जाना जाता है। यह TNT से भी अधिक विस्फोटक होता है। इसके विस्फोट का वेग 8750 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी उच्च विस्फोटकता के कारण इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर व्यापक रूप में किया गया था। RDX एक रंगहीन ठोस पदार्थ है जो हेक्सामाइन पर सघन नाइट्रिक अम्ल डालकर बनाया जाता है। अन्य प्रश्नगत विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो RDX जो है विस्फोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा RDX का अन्य नाम है? तो साइक्लोनाइट RDX का अन्य नाम है। ठीक है, साइक्लोनाइट काफी बार पूछा जाता है कि RDX का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट है। डी आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन को ध्यान रखेंगे।
ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट, ये सब नहीं, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी, हेवी, रंगहीन, कलरलेस, तैलीय, आयली विस्फोटक तरल पदार्थ है। इसे ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट या 1,2,3 ट्राई नाइट्रॉक्सीप्रोपन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन जो है विस्फोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं जाना जाता है? तो निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसको नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में, तो एमाटोल में निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो एमाटोल में नहीं पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में। ठीक है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक विस्फोटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो एमाटोल में नहीं पाया जाता है। कार्डाइट में इसमें पाया जाता है, ब्लास्टिंग जिलेटिन में इसमें भी, और डायनामाइट में भी, लेकिन एमाटोल में नहीं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, कि ताकि इस तरह के उपयोगी वीडियो तक कभी भी डालूं तो आपको मिल सके नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।